सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में गद्य भाग का तीसरा बुक जो कि फरिश डहर है और यह एक प्रकार का कहानी संग्रह बुक है। इसको हम लोग आज के इस सेशन में पढ़ने वाले। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें फरिश डहर जो कहानी संग्रह किताब है, इसके लेखक है पंचम महतो। कौन? पंचम महतो। प्रकाशक बाली डी खोटा कमेटी से इसे प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन वर्ष की बात करें 2001 ईस्वी में इस किताब को, इस कहानी संग्रह जो फरिश डहर है इसे प्रकाशित किया गया कब? 2001 ईस्वी में। और बात करें जो खोटा कहानी संग्रह फरिश डहर कहानी गोच है, इसकी भूमिका शिवनाथ परमानिक के द्वारा लिखी गई है। इसमें कहानियों की टोटल संख्या बात करें तो कहानियों की कुल संख्या है 11। कितनी संख्या है? 11। और प्रश्न आप लोगों के यही कहानियों के जो शीर्षक नाम दिए हुए हैं यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे डायरेक्टली कि हेराइल हंसी किस किताब का एक कहानी चैप्टर है। तो किस किताब में इसे गढ़ा गया है, लिखा गया है? फरिश डहर में। और यहाँ पे जो जितने भी आप लोगों को 11 कहानी के शीर्षक देख पा रहे होंगे आप, कहानियों के नाम, तो इन सभी कहानियों के जो लेखक है वह एक ही व्यक्ति है। कौन? पंचम महतो। तो इस प्रकार इन कहानियों को जो लेखक है, राइटर, इनको याद करने में आप लोग को आसानी होगी। सिर्फ आप लोगों को इन 11 कहानियों का नाम याद कर लेना है। जैसे कि हो गया चटिया। चटिया बात करें दीदी जी, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे कि दीदी जी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? पंचम महतो के द्वारा। चटिया जो कहानी संग्रह है यह किस पुस्तक में इसे छापा गया है? तो किस किताब में इसे रखा गया है? फरिश डहर कहानी संग्रह बुक में। और ये जो दीदी जी है, चटिया है, हेराइल हंसी, उदासी, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछे गए हैं। सो इसके हम लोग सबसे पहले जो संक्षेप में सभी जो कहानी है इनके विषय वस्तु को देखेंगे, देन आफ्टर इससे बनने वाले एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर जेसीसी क्लर्क हो गया या फिर बात करें स्पेशल ब्रांच, उन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो संक्षिप्त परिचय हम लोग सिर्फ इसे समझने के तौर पर इंफॉर्मेशन के लिए देख लेना है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला कहानी का नाम है हेराइल हंसी। हेराइल हंसी बात करें तो यह कहानी को चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। बात करें बिमल बाबू रिटायर्ड अफसर हैं। अपने बड़े से बंगले में पत्नी नियुति के साथ रहते हैं। बिमल बाबू है जो कि वह एक रिटायर्ड ऑफिसर है और इनकी पत्नी का नाम है नियुति। ये दोनों सिर्फ इस बड़े बंगले में ये दोनों ही सिर्फ रहते हैं। इनके जो दो बेटे हैं, इनके कितने बेटे हैं? दो बेटे। दोनों नौकरी में हैं। बड़ा पूना में और छोटा अमेरिका में सेटल है। दोनों को माँ बाप से मिलने की जरा सा भी फुर्सत नहीं है। बरसों बीत गए लेकिन आंखें तरस गई है। बरसों बीत गए हैं और बूढ़ी माँ बाप की आंखें भी तरस गई है। बूढ़ी माँ बेटों की याद में बीमार हो जाती है, बिस्तर पकड़ लेती है। बिमल बाबू भी बीमार होते हैं, उसके बावजूद भी उनके बेटे उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। उनके यहाँ एक नौकर काम करता है जिस नौकर का नाम है रामू। और रामू जो व्यक्ति होता है नौकर, उनकी पत्नी का नाम है नवेली पत्नी गोरी। पत्नी का नाम क्या चीज है? गोरी। उन्हीं दोनों नौकरों की रात दिन की सेवा के कारण जो नियुति है विमल बाबू की पत्नी, वह ठीक हो जाती है। अंत में बूढ़े माँ बाप अपने गद्दार बेटों को दिल से निकाल देते हैं। अपनी सारी संपत्ति का आधा एक धार्मिक न्यास को बांग्ला समेत संपत्ति नौकर रामू के नाम वसीयत लिखकर एहसान चुकाते हैं। जो बूढ़ा माँ बाप होते हैं उनके पास जो भी धन संपत्ति होता है उनका आधा संपत्ति है जो कि वह धार्मिक न्यास में दान कर देते हैं, और आधा जो धन है उसके साथ साथ जो उनके यहाँ बंगला होता है, घर होता है, उस संपत्ति को अपने नौकर रामू के वसीयत लिखकर एहसान चुकाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो हेराइल हंसी है इसका विषय वस्तु सिर्फ मुख्य मुख्य बातें हम लोग को याद कर लेना है। एक बिमल बाबू रहते हैं जो कि रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम है नियुति। और इन दोनों का बात करें बच्चे तो दो बेटे हैं, दोनों नौकरी में हैं। एक पुणे में सेटल है तो एक अमेरिका में सेटल है। और इनके यहाँ एक नौकर जिसका नाम है रामू और उसकी पत्नी नौकरानी के तौर पर इन बूढ़े माँ बाप के घर में नौकरानी के तौर पर काम करते हैं। उस नौकरानी का नाम है गोरी। यही संक्षेप में इसका विषय वस्तु है। दूसरा कहानी बात करें उदासी। उदासी कहानी, तो चलिए हम लोग इसके विषय वस्तु को भी एक बार देख लेते हैं। उदासी एक अनचाही बेटी की कहानी है। उदासी किसका नाम है? एक लड़की का नाम है जो कि अनचाही बेटी की कहानी है। बेटे की आस में वह तीसरी बेटी के रूप में पैदा लेकर पूरे कुल खानदान को उदास कर दी थी। जो उदासी है
वह बेटी होती है जो कि तीसरे नंबर की बेटी होती है। सभी को लगता है कि ये बेटा होगा लेकिन वह बेटा नहीं बल्कि वह बेटी होती है। इसलिए उसका नाम उदासी रखा जाता है। सभी आशा करते रहते हैं कि जो हमारा तीसरा बच्चा होगा वह बेटा होगा, लेकिन बेटा ना होकर के वह बेटी होती है। सबका इस प्रकार मन उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, जिस कारण से उस तीसरे नंबर की जो बेटी होती है उसका नाम उदासी रख दिया जाता है। उसके पीछे एक बेटा पैदा होता है। जो चौथा नंबर का संतान होता है वह पुत्र पैदा होता है, उसका नाम राजकुमार रखा जाता है। माँ बाप उदासी को पढ़ाना नहीं चाहती। बाप की डांट दपट मार सहकर उदासी अपनी जिद से सरकारी स्कूल में पढ़ती है। मैट्रिक में स्कूल टॉप करती है। आगे चलकर एक सहेली के पिता और अपने जीजा के सहयोग से एमबीसी एक डॉक्टर बनती है, नौकरी लग जाती है। राजकुमार को बड़े प्राइवेट स्कूल में सारी सुविधा लाड़ प्यार के साथ पढ़ाया जाता है। बुरी संगति और बुरे आदतों के चलते वह परीक्षाओं में फेल हो जाता है, स्कूल से निकाल दिया जाता है, अंततः चोर बन जाता है। जो उसका पुत्र होता है जिसका नाम राजकुमार होता है, उसे बड़े प्राइवेट स्कूल में सारे सुख सुविधा लाड़ प्यार के साथ उसे पढ़ाया जाता है, जिस कारण से उसका जो बुरा संगति बुरा आदत लग जाता है, जिसके कारण वह सभी एग्जामों में फेल होते जाता है। इस प्रकार उनको गलत आदतों के कारण उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। अंततः वह चोर बन जाता है। चोरी के इल्जाम में पुलिस पकड़ लेती है। उदासी उसे छुड़ाकर अपने हॉस्पिटल में चपरासी के काम लगा देती है। तो ये दूसरा कहानी जो उदासी है, इसका शीर्षक ये उसका विषय वस्तु है। तीसरा कहानी की बात करें, बोड़ाइल छुआ। इसमें वर्तमान परिवेश में नई पीढ़ी के विद्यार्थियों के बुरी आदतों फंसकर रास्ते से भटकने की यथार्थपूर्ण कहानी को इस कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार वर्तमान समय में अभी नई पीढ़ी के जो विद्यार्थी है वह बुरी आदतों में फंस कर के जो उनका रास्ता होता है वह मंजिल से भटक जाते हैं। उसी कहानी को इसमें दिखाया गया है। चौथा नंबर की कहानी बात करें तो वह है कर्मा कहानी। कर्मा कहानी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना के लिए हुए विस्थापन की त्रासदी की पृष्ठभूमि लिखी गई है। एशिया के सबसे बड़े स्टील कारखाना को बसाने विस्थापितों को बहुत तरह का सब्ज बाग दिखाया गया था, पर वह धोखा साबित हुआ। जैसे कि जो बोकारो स्टील प्लांट है उसे स्थापित करने से पहले वहाँ के जो गाँववासी थे उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि यहाँ स्टील प्लांट लगेगी तो आप लोगों को बहुत सारा रोजगार मिलेगा, रोजगार की सुविधा मिलेगी। इस तरह की बहुत सारी उन्हें सपने दिखाए गए थे, लेकिन वह सभी के सभी धोखा साबित हुआ। विस्थापित कर्मा ने भी बहुत तरह के सपने देखे थे। वह कारखाना बनते समय मिट्टी काटने की मजदूरी करते हुआ फुलवा नामक रेजर से प्यार करने लगता है, जिसके साथ अपनी खुशहाल गृहस्थी बसाने के सुंदर सपने देखता है। पर फुलवा मिट्टी के गड्ढे में निकले बड़े पत्थर में दबकर मर जाती है। कर्मा आजीवन कुंवारा रह जाता है, ढलती उम्र में भी मजदूरी करके दुखमय एकांकी जीवन बिताता है। तो ये इसका विषय वस्तु है। पाँचवां नंबर का कहानी बात करें दीदी जी। निसंतान फुलमणि जीवन में निराश हो चुकी है। रोना ही उसके जीवन की नीति हो चुकी थी, पर गांव में स्कूल चलाने का जिम्मा मिलने पर उसकी जिंदगी बदल जाती है। वह एक साथ कई बच्चों की मां बन जाती है, बड़े लगन से स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है। मंदिर में 5 बच्चों शुरू हुआ स्कूल फुलमणि के कुशल और समर्पित नेतृत्व में कुछ ही वर्षों में इलाके भर का सबसे नामी स्कूल बन गया। फुलमणि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के अलावा इलाके में महिला जागरूकता, स्वरोजगार अभियान, नशा उन्मूलन जैसे सामाजिक काम करती है। इस तरह वह दीदी जी के आदरणीय नाम से हो जाती है। नए स्कूल भवन का उद्घाटन क्षेत्र के बड़े नेता अफसरों की उपस्थिति में जनता की भावना के अनुरूप दीदी जी के हाथों करवाया जाता है। वह बड़े सम्मान से अभिभूत हो जाती है। उसे आज वह सुख मिला है जो केवल अपने 2-4 बेटों बेटियों की मां बनने से कदापि नहीं मिलता। अगला कहानी है रक्तबारी। इसका विषय वस्तु की बात करें, विवाह के बाद के वह के नई दुल्हन के साथ अपने घर में प्रवेश के समय बकरे के खून से तिलक लगाने या पांव रंगने का रिवाज झारखंड की जातियों में है। कहानी में विवाह जैसे पवित्र अनुष्ठान में इस तरह के हिंसक रिवाज का विरोध
दिखाया गया है। जिस प्रकार विवाह जो शुभ अवसर होता है, इसमें जिस प्रकार बलि दी जाती है बकरों की, तो उस खराब विधि व्यवस्था रीति रिवाज को इस रकतबारी शीर्षक कहानी में दिखाया गया है। अगला 7वां नंबर का कहानी बात करें तो डायन। झारखंड के गांवों में प्रचलित डायन विषय की बुरी प्रथा के अंधविश्वास पर आधारित है यह कहानी। इसमें शुक्रा नामक नौजवान की नई नवेली पत्नी को डायन लगती है। वह अंट संट बकने लगती है। बार बार ऐसी घटना होने से घर में कोहराम मच जाता है। पड़ोस की बड़ी औरत बुधनी माई के ऊपर शक होता है। इस चक्कर में दोनों परिवार भयंकर लड़ाई हो जाती है। अंततः गांव के गवाहों के साथ ओझा को दिखाया जाती है। ओझा बहू के ऊपर उसके मायके के ही भूत सवार होने की बात बताता है। शुक्रा आग बबूला होकर अपनी पत्नी को उसके बाप घर में छोड़ देता है। शुक्रा का साला शिक्षित है। वह बहन का स्त्री रोग विशेषज्ञ से इलाज कराता है। कुछ दिन के इलाज से वह ठीक हो जाती है। शुक्रा के परिवार को अंधविश्वास में पड़कर की गई गलती का एहसास होता है। शुक्रा की बहू अब माँ बनने वाली है। पूरा परिवार खुश हो जाता है। तो ये जो अंधविश्वास गांव की दशा है, अंधविश्वास, उस अंधविश्वास को इस कहानी के जरिए बताया गया है। 8वां नंबर का कहानी बात करें तो उसका शीर्षक है चटिया। इस कहानी इस कहानी में मनसा पूजा अथवा अन्य पूजाओं में चटिया भराने के पाखंड और चालबाजी का भंडाफोड़ दिखाया गया है। 9वां नंबर का कहानी है मानान। कहानी में मनौती के नाम पर चल रहे अंधविश्वास और जीव हिंसा जैसे रिवाज का विरोध दर्शाया गया है। 10वां नंबर का कहानी है मनिक बेथा। इस कहानी में बात करें विषय वस्तु की, तो इस कहानी में एक आदमी संतान नहीं होने पर ससुराल वाले और ओझा सोखा के बहकावे में अपनी बूढ़ी माँ को ही डायन समझने लगता है। सदमे में माँ समय से पहले मर जाती है। मरते मरते बड़े बेटे से वचन लेती है कि वह अपने भटके हुए छोटे भाई को विपत्ति के समय नहीं छोड़ेगा। छोटा भाई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। इलाज के लिए पैसे नहीं होते। बड़ा भाई अपना खून देकर और अपनी पत्नी का गहना बेचकर उसका इलाज कराता है। ठीक हो जाने पर छोटे भाई को अपने किए पर काफ़ी पछतावा भी होता है। 11वां नंबर का कहानी है भूत, जो कि फरीद डर कहानी संग्रह है। इस किताब का आखिरी शीर्षक कहानी है भूत। यह कहानी भी भूत सौंपने जैसे अंधविश्वास पर आधारित है। इसमें बेटे के साइकिल से गिरकर पैर टूटने की सामान्य घटना को भी किसी के घर के भूत की करतूत समझकर मौसेरी बहन से झगड़ा करने लगती है। सोखा ने कह दिया था कि उर्मिला के मौके वालों ने कोयला कुदरा भूत सौंप दिया गया है। निसंतान उर्मिला का जीना हराम हो गया। तो ये इस प्रकार हम लोगों ने 11 कहानी के विषय वस्तु को देखा। तो चलिए अब हम लोग उन प्रश्नों के देखने का प्रयास करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर जीसीसी कलर और स्पेशल एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। देन आफ्टर हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। प्रश्न है फरीच डहर खोटा कहानी गोच की भूमिका लिखले हत। कौन लिखले थे? शिवनाथ परमाणिक। अगला प्रश्न है फरीच डहर किताब के लिखवैया जन्म करल रहे। लिखवैया कौन लाथिन? पंचम महतो। पंचम महतो के जन्मदिन के बात करिए तो उनका जन्मदिन रहे 28 जनवरी 1949 ईस्वी के। अगला प्रश्न है दीदी जी कहानी के लिखवैया हत। दीदी जी कहानी के कौन लिखले हत? पंचम महतो। अगला प्रश्न है फरीच डहर किताबें कै गो कहानी संकलित है। तो कै गो कहानी के गोच है? 11 गो। अगला प्रश्न है हेरायल हंसी कहानी पुरुष पात्र के नाम है। हेरायल हंसी जे पहला कहानी है ई किताब के, ओकर में जे पुरुष पात्र है ओकर कौन ची नाम है? विमल बाबू। और एकर पत्नी के कौन ची नाम हले? नियोती। अगला प्रश्न है फरीच डहर खोटा कहानी गोच किताब के प्रकाशक है। एकरा कहाँ से प्रकाशित करल गेल है? प्रकाशक रहे बाली डी खोटा कमेटी। कहिए प्रकाशित करल गेल है? 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फरीच डहर किताब केकर लिखल लागे। फरीच डहर जे कहानी गोच किताब है ई केकर द्वारा लिखल गेल है? पंचम महतो जी के द्वारा। अब हम लोग उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि जेसीसी स्पेशल ब्रांच 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। प्रश्न पूछा गया था फरीच डहर कहानी के लिखवैया के लागत। तो के लागथिन? पंचम महतो। फरीच डहर कैसन रचना लागे? कहानी संग्रह।
हेरायल हंसी कहानी के मुख्य पात्र के हत? तो के लागे मुख्य पात्र बिमल बाबू। अगला प्रश्न है, हेरायल हंसी कहानी में बिमल बाबूक चनी के की नाम रहे? तो कौन सी नाम रहे? नियोती। उदासी कहानी के लिखले हत? उदासी कहानी के लिखले हत? पंचम महतो। और ये भी प्रश्न पूछे गए थे कि दीदी जी कहानी और चटिया कहानी के लिखवैया कौन लागथिन? पंचम महतो। अब हम लोग चैप्टर से बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, फरीस डहर ककर लिखल किताब लागे? तो ककर लिखल किताब लागे? पंचम महतो जी कर। फरीस डहर कैसन रचना किताब लागे? कहानी गोछ है। फरीस डहर के प्रकाशन कहाँ से भेल रहे? एकर प्रकाशन कहाँ से भेल रहे? बालीडीह कोठा कमेटी ले। फरीस डहर के प्रकाशन कहिया भेल रहे? एकर प्रकाशन यदि बात करोगे तो एकर प्रकाशित करल गेल रहे 2001 ईस्वी में। फरीस डहर किताबे कहानी लागे? एकर में जे कहानी के नाम दियल गए तो उ कौन कहानी है जे कि फरीस डहर में लिखल गेल है? तो उ कहानी है उदासी कहानी। फरीस डहर कर कहानी नाय लागे? एकर में जे ऑप्शन है ई में कौन टा फरीस डहर के कहानी नाय लागे? जो हुक कहानी है वो फरीस डहर किताब का कहानी गोच के सदस्य नाय लगे। अगला प्रश्न है, दीदी जी के असली नाम की हलय? दीदी जी का असली नाम कौन सी रहे? फूलमनी। डायन कहानी में डायन ककरा समझल जा हलय? तो ककरा समझल जा हलय डायन कहानी में? डायन वो समझल जा हलय बुधनी के मायके। हेरायल हंसी कहानी में रिटायर्ड ऑफिसर के की नाम रहे? कौन सी रिटायर्ड ऑफिसर के नाम रहे? बिमल बाबू। और ओकर पत्नी के नियोती नाम रहे। माय बाप के मना करलो बाद कौन बेटा छुआ पढ़ के डॉक्टर बन जाही? उ छुआ रहे उदासी। कर्मा ककर से प्रेम करो हल? कर्मा के यदि बात करोगे तो उ फुलवा से प्रेम करो हलत। चटिया कहानी ककर लिखल लागे? पंचम महतो कर। अगला है, उधवा सुत विस्थापित के दुख दर्द पर लिखल कहानी लागे? वो कहानी है कर्मा। दीदी जी कहानी में नया स्कूल भवन के उद्घाटन ककर हाथे करावल जा है? ककर हाथे करावल जा है? फूलमनी के हाथे। अगला प्रश्न है, फूलमनी जिंदगी से हायनिसार हताश काहे हलिक? तो काहे उ निराश हलय? माय नाय बने के चलते। काहे कि ओकर एको गो संतान ना हलथिन से ले उ अपन जिंदगी से हताश हलय। फूलमनी कर पुरुष यानी कि पति के नाम हलय? तो फूलमनी के पति कर कौन सी नाम रहे? राम बाबू। बिमल बाबू के नौकर के नाम बतावा? बिमल बाबू के नौकर के नाम कौन सी रहे? रामू। और रामू के पत्नी के नाम रहे गोरी। अगला प्रश्न है, बिमल बाबू कई गो बेटा हलथिन? कई बेटा हलथिन? दूगो। दुयो नौकरी में हलथिन, एगो पूना में सेटल हलय और एगो अमेरिका में सेटल हलय। चटिया कौन पर्वे भरा हलय? तो कौन पर्वे भरा हलय चटिया? मनसा पर्वे। ककर बहुरिया के डायन लागू है? शुक्रा के बहुरिया के। शुक्रा बहू कैसे बेस निफुट भेऊ है? डॉक्टर इलाज से। अगला